हेलो स्टूडेंट, जनरल इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम पढ़ रहे थे। पार्ट थर्ड के अंदर हम आगे कंटिन्यू करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है वो है अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन के लिए, यानी कि एकीकरण के लिए लेखांकन, जो कि 1/4/1995 से लागू हुआ। ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जितने बताए गए हैं पहले वाले और ये जो पूरे 32 हैं, जिसमें से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का मर्जर हो चुका है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का भी मर्जर हो चुका है। तो बाकी के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनके बारे में भी आपको याद रखना ज़रूरी है। नाम से तो आप इन सबको याद रखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम देखते हैं जो अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन वाला जो स्टैंडर्ड है वो 1 अप्रैल 1995 से लागू हुआ था, जो कि कंपनियों का जो एकीकरण होता है उससे संबंधित जो भी शब्दावली होती है या जो भी प्रोसेसिंग होती है या जो भी मदें होती हैं उनके बारे में पूरा वर्णन इस वाले लेखा मानक में किया गया है। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15, जिसमें आती है अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉयर्स, यानी कि जो नियोक्ताओं के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उनमें आफ्टर सर्विस यानी रिटायरमेंट की जो बेनिफिट है उनके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरा डिटेल में इसके अंदर बताया गया है, पूरा एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 नेक्स्ट आता है, जिसमें आती है बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है, यानी कि ऋण की लागतें। जो ऋण की लागतें हैं वो यहाँ पर आती हैं। तो इसके अंदर पूरी ऋण लागतें किस किस्मत की किस तरह से बताई हुई हैं वो सारा वर्णन इसमें है। आगे आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17, जो कि सेगमेंट रिपोर्टिंग होती है। किसी भी बिजनेस के जो सेगमेंट्स किए जाते हैं उनकी पार्टिकुलर रिपोर्टिंग इसके अंदर बताई गई है। लेखा मानक 18 के अंदर रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर बताया है। नेक्स्ट 19 के अंदर लीजेस के बारे में बताया है। पट्टी के बारे में पूरा वर्णन 19 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में किया है। उससे आगे आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, जिसमें ईपीएस आता है, यानी कि अर्निंग पर शेयर आता है, या अर्निंग पर शेयर किस तरह से निकाला जाता है, और इसके अलावा कौन कौन सी इनकम्स उसमें इंक्लूडेड होती है, सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि एकीकृत वित्तीय विवरण किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं, क्या उनकी प्रोसेसिंग है, वो सब इसमें बताया हुआ है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, जो कि अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, यानी आय पर करों के लिए लेखांकन के लिए है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 एकीकृत वित्तीय विवरणों में सहचरों में विनियोग हेतु लेखांकन, यानी अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके अंदर आएगा। और नेक्स्ट आएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24, इसके अंदर आएगी बंद हुई क्रियाएं, यानी कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के बारे में इसमें बताया हुआ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 रिलेटेड है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी अंतरिम वित्तीय प्रतिवेदन से। और इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के इसके अंदर बताया है अंतरिम वित्तीय प्रतिवेदन होते क्या हैं और किस तरह से वो तैयार किए जाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंदर इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में बताया है। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 8 था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था उसको इसमें मर्ज कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है लेखा मानक 27, यानी कि संयुक्त उपक्रमों में हित का वित्तीय प्रतिवेदन जो है, यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर इसके अंदर आता है। अब नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28, जो रिलेटेड है इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स, यानी कि संपत्ति के मूल्यों में जो क्षति होती है वो संपत्तियों के मूल्य में होने वाली क्षति या हानिकरण को इसमें इंक्लूड किया गया है। लेखा मानक 29 या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 प्रोविजन कंटीजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटीजेंट असेट्स से रिलेटेड है। लेखा मानक 30 आता है, जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट से रिलेटेड है। इससे नेक्स्ट वाला फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन, फर्स्ट है रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट 30 वाला। नेक्स्ट 31 है प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, और उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल 32 है, जो है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर से रिलेटेड है। ये आपके पूरे 32 जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ICAI द्वारा जो जारी किए हैं वो सारे हो चुके हैं। इनमें से 2
बताई दिए हैं कि वो जिनका मर्जर हो चुका है, लेकिन याद आपको एक बार सारे करने होंगे क्योंकि एग्ज़ाम में सब कुछ पूछ सकते हैं। आपको पूछा जा सकता है लेखा मानकों का पूरा वर्णन कीजिए, तो आपको कम से कम उनके नाम याद रखना ज़रूरी है। तो ये यहाँ पर हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरे कंप्लीट होते हैं। इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में हम IFRS के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे।